नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स को हम देख रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारा पॉलिटी का 10वां भाग और शासन प्रणाली यानी गवर्नेंस सिस्टम के बारे में बात की जाएगी। इसका ये पार्ट 1 है। आइए इसके कुछ नोट्स देखते हैं, उसके बाद इसके अगले पार्ट में हम इसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, शासन प्रणाली में पहली बात होती है राजतंत्र। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है। जो राजमुकुट धारण करता है वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। अब ये जो राजतंत्र है, मैं बात आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा प्राचीन इतिहास में, तब राजतंत्र का मतलब आपको बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। जैसे राजा बिंबिसार थे। राजा बिंबिसार जो थे, उनका हुआ, वो राजा थे और उनका पुत्र अशोक जो हुआ वो बाद में जाकर राजा बना। ठीक, या जैसे आप चलिए मध्यकालीन इतिहास में बाबर बाबर जो था वो राजा बना। उसके बाद उसका पुत्र साज हुमायूं राजा बना। तो ये जो एक पिता के बाद उसका पुत्र जो शासन प्राप्त कर लेता था, यही होता है राजतंत्र। ये होती है राजतंत्र। इसको आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता का निवास थोड़े से लोगों में होता है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो शासन है, राजनीतिक सत्ता, कुछ 4 लोग वरिष्ठ लोग बैठ करके और इसको शासन की बागडोर संभालेंगे। मतलब वो जो कहेंगे वही होगा। इसे अगला क्या है? तानाशाही। इसे अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप कहा जाता है। तानाशाही को डिक्टेटरशिप कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तानाशाही तानाशाही का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपना ही काम करता है, निरंकुश शासन करता है और अपने बल के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता, अपने पद पर रहता है और किसी की बात नहीं सुनता। वो जो जी में आए करता है जो है। ठीक, तो ये एक निरंकुश शासन होता है। जैसे हिटलर का शासन था, निरंकुश शासन था। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमारा अगला पॉइंट है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वह विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता का वास होता है, अर्थात लोगों को संप्रभुता प्राप्त होती है। यानी डेमोक्रेसी क्या? डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि जनता द्वारा शासन, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और वो प्रतिनिधि जब जाएंगे तो इसीलिए इसको कहते हैं कि जनता में सत्ता। ठीक, यानी जनता इसमें क्या करती है? एक पूर्ण अपूर्ण रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भाग करती है। इसको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कहते हैं। बात आती है अगले पॉइंट की। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख हैं संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन प्रणाली तथा अध्यक्षीय शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र में 2 प्रकार की होती है। जैसे एक क्या हो गया? संघात्मक, और हो गया एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक और एकात्मक होती है। संघात्मक में क्या होगा कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होगी, है ना? जो शासन प्रणालियां हैं उसमें जो संसद के हिसाब से काम करती हैं वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और या सत्ता।
तो राज्य का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? संप्रभु, मतलब सभी लोग समान रहे हैं, जो है जनसंख्या, आपकी पॉपुलेशन कितनी है, भूभाग, जमीनें कितनी हैं, सरकार क्या काम कर रही है, जो मेन गवर्नमेंट बनी है, सत्ताधारी सरकारें हैं, वो क्या कर रही हैं यहाँ। ठीक। किसी भी, अगला पॉइंट है, किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता। मतलब कि क्या है कि सबसे, किसी भी राज्य का, किसी भी कंट्री का या राज्य जो होता, उसकी सबसे मेन पॉइंट क्या है? संप्रभुता, मतलब समान रूप से क्या कार्य कर रहा है, क्या है? क्योंकि इसके बिना कोई भी राज्य, वो राज्य की अगर समान रूप से नहीं रहेगा, तो क्या उसके अंतर्गत, क्या राज्य, क्या सरकार, अगर सभी को समान अधिकार नहीं मिलेगा, तो क्या राज्य कहलाएगा वो? क्योंकि उच्च वर्ग ही रहेंगे, तो उसमें निचली जातियों का क्या होगा, या निचले तबके जो वर्कर्स हैं उनका क्या होगा? तो इसलिए इसको हर एक राज्य में संप्रभुता होनी जरूरी है। वर्ष 1947 के पहले राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। 1947 के पहले जो भारत है हमारा, वो संप्रभु नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या, भारत की जनता में ऊंच नीच बहुत था, लोग छुआछूत बहुत था। तो लोग क्या करते थे, उस समय ब्रिटिश क्राउन था। ब्रिटिश क्राउन क्या था? उच्च अधिकारियों को भी, जो वहाँ के ब्रिटिशर्स होते हैं उन्हीं को जो है, जो उनकी चाटुकारिता करते थे, उनके प्रति वो अपना अच्छा व्यवहार रखते थे। लेकिन जो चाटुकारिता नहीं करते थे, वो क्या थे? वो नीचे तबके के लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार होते थे। तो 1947 के पहले क्या था? ब्रिटिश क्राउन का शासन था हमारे ऊपर। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। देखिए, बात है कि हमारा जो देश है भारत, इसमें क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य ये है कि जिसमें, इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा कि जनता जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आप लोगों ने अभी लोकसभा का रिसेंटली चुनाव देखा होगा, माननीय मोदी जी अपनी बहुमत दल के नेता के साथ जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसमें क्या होता है कि जनता जाकर के वोट, जो उनके प्रतिनिधि है, किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि आता है, वो उपस्थित रहता है। और जब गवर्नमेंट इलेक्शन डेट ऐलान, चुनाव आयोग जब डेट अनाउंस करता है, तो उन प्रतिनिधियों को, जो प्रतिनिधि अपने वोटर्स को रिझाने में कार्य कर जाते हैं, वो उसको वोट दिया जाता है। तो इसी क्या गया कि जनता द्वारा, मतलब वो जनता के द्वारा ही चुने गए। तो इसीलिए वहां भारत में क्या, संसदीय शासन प्रणाली है। आइए अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में ये है कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है, एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। संसदीय शासन प्रणाली जो है, ये मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो मंत्री बनाए जाते हैं, जितने भी लोग हैं, संसद में मेन कार्य क्या है कि आप विधि निर्माण करना है। विधि निर्माण करना यानी कानून बनाना, कानून। और कार्यपालिका अब उनके जो कार्य हैं, जैसे हर वर्ग का अपना अपना, शिक्षा विभाग का कार्य है, रक्षा मंत्रालय का कार्य, तो कार्यपालिका अपने अपने इधारों पे कार्य करती है, और संसद के प्रति वो जवाबदेही है। मतलब कोई भी कार्य की तो संसद को उसको जवाब देना पड़े। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो अस्तित्व है, वो विधायिका में उसके विश्वास प्राप्त तक, बहुमत तक, मतलब अगर किसी भी पार्टी के पास सत्ता रहेगी, तब तक वो बहुमत रह करके उसमें कार्य कर सकता है। अगला पॉइंट है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को
केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। मतलब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे अमेरिका में क्या है, राजनीतिक व्यवस्था वहाँ क्या है, वहाँ का केवल केवल एक ही व्यक्ति है, वो शासन करता है। लेकिन भारत में जो है, वहाँ जो सत्ता को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों का बांटने का मतलब क्या कि एक केंद्र में है और एक राज्य में है। तो संवैधानिक रूप से है, दोनों को शासन के संवैधानिक रूप के संविधान के अनुसार ही कार्य करना है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ये बात है कि जो मेन पावर है वो किसमें है, वो जनता। ये मंदिर मेन पावर क्या है, जनता में है। और इसमें भारतीय प्रशासनिक मतलब भारतीय जो सरकारी काम है, राजनीतिक व्यवस्था, ये लोकतांत्रिक गणतंत्र का एक भाग है। अगला बात है अध्याशा अध्याश अध्यात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अध्यक्ष अध्यक्ष आत्मक जो शासन प्रणाली है वो किसको, राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। और इसका जो सारा का सारा काम है वो क्या, राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। मतलब मैं अभी चर्चा कर रहा था कि जो राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली वो सबसे बेहतर कहाँ देखी जाएगी, आपको अमेरिका के में देखी जाएगी। आइए अगली बात करते हैं। अध्यक्ष अध्यक्ष आत्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। मतलब दो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति ये सोचे कि मैं विधायिका या को मैं इसको भंग कर दूं, वो भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपतीय जो राष्ट्रपति के द्वारा शासन है उसमें सत्ता का जो भाग है वो सेंट्रल और स्टेट में विभाजित रहती है और केंद्रीकृत रहती है, कि मतलब इसको कोई विघटित नहीं होगा। आइए बात करते हैं हम। अगली बात है राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र होती है। देखिए राष्ट्रपति जो है अपने मंत्रियों का चुनाव स्वतंत्र रूप से करता है और मंत्रियों के चयन में जो व्यवस्थापिका की भूमिका है वो बहुत ही छोटी लिटिल है। ठीक। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकात्मक सूत्र जनता है जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। क्या है कि भारत के संविधान में एक प्रस्तावना प्रस्तुत की गई है कि यहाँ के जो लोग हैं, ये क्या कहता है, प्रस्तावना एक वाक्य लिखा है हम भारत के लोग। इसी बात से स्पष्ट होता है कि भारत की जो स्रोत है, वो पावर है, वो कहाँ है, जनता है। और जो निर्वाचित मतलब जो प्रतिनिधि निर्वाचित हुए वही करते हैं इसका संचालन। क्योंकि अगर आप उनके अनुरूप काम नहीं करोगे तो जनता क्या करती है कि अगले वर्ष फिर चुनाव आता है, उस चुनाव में उनको वोट नहीं देती है और वोट ना दे करके उनको बहिष्कृत कर देती है। अतः अगला पॉइंट है भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता का सेवक का दर्जा प्राप्त है। मैंने बताया कि जो प्रतिनिधि बनकर के जाते हैं वो क्या, वो जनता के सेवक मतलब जनता के लिए काम करेंगे। जो है जनता के अनुरूप अगर काम नहीं करेंगे तो जनता उनको निकाल के उस सत्ता से क्या 5 साल के बाद उनको बाहर कर देगी। आइए अगली बात है भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टता विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय संविधान कहा गया है। मतलब राज्य और केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो विभाजित हैं, इसलिए भारत के जो संविधान है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर संघीय संविधान का दर्जा दिया गया है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है
ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा गया। मतलब जो ब्रिटेन की संसद है उसको संसद की जननी, जननी मतलब ब्रिटेन में ही सबसे पहले संसद का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार से जब निर्माण हुआ, तो जब हर जगह निर्माण होना शुरू हुआ, तो इसलिए उसको संसद की जननी यानी माता कहा जाता है। अगला पॉइंट, ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बताते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। देखिए, ब्रिटेन में जो है वहाँ के कानून जो है बस बता दिए गए हैं, और बताने के बाद पे उसी के आधार पे उनका संचालन होता है, क्योंकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान में नहीं है। जैसे भारत में जो लिखित संविधान है, भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है, और सबसे पहला संविधान जो है अमेरिका का संविधान है, जो है ना। तो सबसे पहला जो संविधान लिखा गया था वो अमेरिका का है, और अगर बात आती सबसे बड़ा संविधान तो वो भारत का है। और अलिखित संविधान की अगर बात आती है तो अलिखित संविधान हमारे ब्रिटेन यानी ब्रिटेन जो है देश है उसका है अलिखित संविधान, उसमें संविधान का अस्तित्व नहीं है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारतीय संविधान का जो प्रमुख लक्षण है क्या, राज्यपाल का पद होगा, भारतीय सिविल सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन, ये सारे प्रावधान इसमें हैं। आइए बात करते हैं अगला। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय क्या है, भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारत में जो सर्वोच्च पद है वो क्या है, राष्ट्रपति। उस पर जो व्यक्ति भी आसीन होगा वही होगा। इस समय कौन है, इस समय हमारी एक आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो है। ठीक, आइए अगला पॉइंट। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। भारतीय संविधान जो है मूलतः क्या है, एकात्मक है। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा है संविधान के बारे में, जो हमारा संविधान है। तो इसमें क्या कहा कि केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। मतलब भारत का जो संविधान है, भारत को जो राज्य है उसको अर्ध संघात्मक कहा है। फिर जी ऑस्टिन ने क्या कहा है, भारतीय संघवाद को संघकारी संघवाद है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय जो केसी वियर है उनका एक कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। भारत के संविधान में ये कथन है कि ये कठोर से कठोर है और अधिक से अधिक लचीला भी है। और अंत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार ये कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग में नहीं, ढांचे में नहीं ढाला गया है। और जो भारतीय संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उन्हीं के द्वारा ये संविधान निर्मित किया गया है। और मैं बता दूं कि भारत के संविधान में जो प्रारूप कमेटी थी उसमें 7 सदस्य थे, और 7 सदस्यों में थे जो 6 की थी वो उनकी तबीयत खराब थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही अकेले इस संविधान को लिखा है, इसके प्रारूप को तैयार किया है ना। तो यहीं पर ये हमारे वीडियो समाप्त होते हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे जो है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।